सेठी और आप देख रहे हैं महाभारत। देश भर में डॉक्टर स्वामी रामदेव के बयान के खिलाफ आज काला दिवस मना रहे हैं। देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर्स और डॉक्टर ऑर्गेनाइजेशंस ने यह तय किया कि स्वामी रामदेव के खिलाफ आज काला दिवस मनाकर उनसे यह कहा जाए कि अपने बयानों पर वो माफी मांगे। स्वामी रामदेव से माफी मांगने की जिद पर अड़े हैं डॉक्टर्स, लेकिन काले दिवस से हासिल क्या होगा? स्वामी रामदेव जो अपना बयान वापस ले चुके हैं, अब कह रहे हैं कि एलोपैथी का तो सम्मान है, लेकिन मेडिकल माफिया को मैं बेनकाब कर रहूंगा। और इसीलिए आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल कि मेडिकल माफिया पर अगर लड़ाई है तो इस पर मिलकर क्यों ना काम किया जाए? स्वामी रामदेव के खिलाफ हल्ला बोल क्यों? इसी पर आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट। मॉडर्न मेडिकल साइंस का हम स्वागत करते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी का विरोध नहीं है। कब समझेंगे हम अपनी चीज की कीमत को? विश्व पटल पर स्थापित करने वाले महापुरुष का आप इस प्रकार अपमान नहीं कर सकते। रामदेव के खिलाफ डॉक्टर जगत। कभी कुछ चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं, कभी ठग रामदेव, कभी महाठग रामदेव। जंग आयुर्वेद या बाबा के खिलाफ। स्ट्रांगली कंडेम करते हैं उनके सारे स्टेटमेंट्स को। बाबा के समर्थन में धर्मगुरु। आईएमए हड़ताल करके जिस प्रकार बाबा रामदेव को अपमानित करने की कोशिश कर रहा है, उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। जुबानी जंग में अक्षय का दाव। आयुर्वेद के रूप में भगवान ने हमारे देश को कितना बड़ा खजाना दे रखा। मेडिकल माफियाओं के खिलाफ बाबा रामदेव। रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए। रामदेव के खिलाफ हल्ला बोल। सर अपॉलॉजी अगर नहीं आई तो ये फर्दर प्लान करके अपने ब्लैक डे को शायद और आगे बढ़ाएं। ये वही कोरोना योद्धा हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपने परिवार को छोड़ देश के लिए दिन रात एक कर दिया। न अपनी चिंता की, न अपने परिवार की। आज ये कोरोना वॉरियर्स हाथों में बोर्ड लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। रामदेव के एलोपैथी के खिलाफ बयान को लेकर देश भर में डॉक्टर काला दिवस मना रहे हैं। दिल्ली के एम्स में योग गुरु रामदेव के खिलाफ डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। डॉक्टरों का ये गुस्सा रामदेव के एलोपैथी वाले बयान पर फूटा है। ऐसे ही स्टेटमेंट उनकी तरफ से जारी रहते हैं तो हमें मजबूरन न्याय के लिए जुडिशरी की तरफ जाना पड़ेगा। हम इतने लंबे समय से जो पेंडेमिक के लिए हेल्थ केयर वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनकी ऐसे मजाक बनते हुए अंतिम क्षणों तक नहीं दे सकते। जो को माफ़ी मांगनी चाहिए और ऐसे जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं पूरे देश में, उससे उनको दूर होना चाहिए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी मेडिकल कॉलेज के 200 जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर उतर आए। जम्मू कश्मीर से लेकर बेंगलुरु तक रेजिडेंट डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। वहीं गुजरात के डॉक्टरों ने अहमदाबाद पुलिस से बाबा रामदेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। डॉक्टर अब स्वामी रामदेव के खिलाफ खुलकर हल्ला बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक रामदेव माफी नहीं मांगते वो पीछे नहीं हटेंगे। जो भी वर्ड्स डेरोगेटरी कमेंट्स दिए हैं बाबा रामदेव ने अगेंस्ट द यूज ऑफ एलोपैथी फॉर ट्रीटिंग कोविड पेशेंट्स, वो गलत है और हम इसका अपोज करते हैं और एक गवर्नमेंट से उसके अगेंस्ट एक एक्शन की डिमांड करते हैं। जहां बाबा के खिलाफ डॉक्टर ने मोर्चा संभाल लिया है, तो वहीं बाबा के पक्ष में धर्मगुरु आवाज उठा रहे हैं। धर्मगुरुओं का मानना है कि देशव्यापी हड़ताल से बाबा रामदेव को अपमानित करना चाहते हैं। संत समाज इसकी निंदा करता है। आईएमए हड़ताल करके जिस प्रकार बाबा रामदेव को अपमानित करने की कोशिश कर रहा है, षड्यंत्र पूर्वक उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, मैं कहना चाहूँगा कि अपने आप में बहुत निंदनीय है। संत समाज इसकी निंदा करता है। हालांकि बाबा रामदेव बार बार ये कह चुके हैं कि जंग माफियाओं के खिलाफ है। स्वामी रामदेव के खिलाफ डॉक्टरों के काले दिवस पर बाबा ने ट्वीट किया, जिसमें लिखा कि मेरा अभियान एलोपैथी के खिलाफ नहीं बल्कि ड्रग माफिया के खिलाफ है। मेरी लड़ाई उनसे है जो 2 रुपए की दवा 2000 में बेचते हैं। हम अंग्रेजी दवाई की गोलियां खाकर, प्रोटीन शेक पीकर और स्टेरॉइड के इंजेक्शन लेकर जीने को जीना समझ रहे हैं। वही विदेशी लोग जिनके इलाज हम अपना रहे हैं, वो हिंदुस्तान में आकर हमारे आयुर्वेदा से अपनी ट्रीटमेंट करवाते हैं। मतलब साफ है, डॉक्टरों और रामदेव के बीच तकरार बढ़ती जा रही है और बाबा रामदेव ने ड्रग माफिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आप 5 लाख, 10 लाख और 20 लाख में करते हैं, उसी इलाज को अगर बाबा रामदेव ने आम जनता के लिए 500 और 600 रुपये में उपलब्ध करा दिया तो यह उनका कोई दोष नहीं है।
देश में डॉक्टर और बाबा रामदेव के बीच बढ़ता विवाद मेडिकल माफियाओं पर पहुंच गया है। एक तरफ देश के सभी डॉक्टर जंग के मैदान में रामदेव के खिलाफ काली पट्टी बांधकर उतर आए हैं, तो वहीं स्वामी रामदेव के पक्ष में संत समाज आकर खड़ा हो गया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि आयुर्वेद और एलोपैथी की ये लड़ाई क्या अब मेडिकल माफियाओं के खिलाफ होगी? और सबसे बड़ा सवाल कि आयुर्वेद और एलोपैथी की ये जंग आखिर कब तक जारी रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में जो सवाल मैं पूछ रही हूं, क्या बाबा बयान पर माफी मांगेंगे? क्योंकि सारे देश में जो डॉक्टर्स काला दिवस मना रहे हैं वो कह रहे हैं बाबा माफी मांगे। सवाल पूछ रही हूं कि मेडिकल माफिया पर डॉक्टर चुप क्यों है? क्योंकि स्वामी रामदेव कह रहे हैं एलोपैथी का सम्मान है, लेकिन जो डॉक्टर आप लोगों को चीट करते हैं, यानी कि महंगी महंगी दवाइयां देते हैं, उनके खिलाफ मैं ये अभियान जारी रखूंगा। सवाल पूछ रही हूं, स्वामी रामदेव या आयुर्वेद के खिलाफ है ये हल्ला बोल? क्योंकि आयुर्वेदिक चिकित्सक लगातार कह रहे हैं कि आयुर्वेद को कम कर कर आंकने की ये शुरू से प्रथा चली आई है। और सवाल आज महाभारत में पूछ रही हूं, आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी की ये जंग आखिर कैसे खत्म होगी? मेरे साथ आज जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर आनंद चौधरी, आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिक्स BHU से सीधे जुड़ रहे हैं। हमारे साथ महागुरु गौरव मित्तल है, महागुरु नवग्रह प्राइवेट लिमिटेड MD है। हमारे साथ आयुर्वेदिक डॉक्टर, सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर दीपा शर्मा जुड़ रही हैं। हमारे साथ वकील गौरव गोयल जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ एम्स रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर अमनदीप सिंह जुड़ रहे हैं। एम्स ने भी, रेजिडेंट डॉक्टर्स ने समर्थन किया आज के काले दिवस का। डॉक्टर अजय खन्ना जो कि सचिव हैं IMA उत्तराखंड के, डॉक्टर साहब पहले भी महाभारत में आ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत। और डॉक्टर विनय कुमार नेशनल कन्वीनर है फोर्डा के, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ महाभारत में जुड़ने के लिए। लेकिन मैं आपको आज महाभारत में मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले जो सबसे ताजा बयान जो स्वामी रामदेव अब कह रहे हैं, स्वामी रामदेव का कहना है कि ये जो पूरी लड़ाई है ये एलोपैथी और डॉक्टरों के खिलाफ नहीं है, उनका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन एक मेडिकल माफिया है जो 2 रुपए की दवाई आपको 2000 रुपए में देता है। एक मेडिकल माफिया है जो बड़े बड़े बिल बनाता है, महंगी महंगी फीस देता है। और इसीलिए अगर हम दिखाएं स्क्रीन पर स्वामी रामदेव क्या कह रहे हैं, स्वामी रामदेव कह रहे हैं कि एलोपैथी में केवल सर्जरी और लाइफ सेविंग ड्रग्स आती हैं। वो कह रहे हैं आयुर्वेद में 98% बीमारियों का स्थायी समाधान है, यानी 98% अगर बीमारियों का स्थायी समाधान आपको आयुर्वेद में मिलता है। स्वामी रामदेव कह रहे हैं हम इंटीग्रेटेड पथी के पक्ष में, यानी एलोपैथी आयुर्वेद नहीं, इंटीग्रेटेड पथी यानी सब कुछ मिलकर साथ चले, हम उसके पक्ष में। स्वामी रामदेव कह रहे हैं योग आयुर्वेद को सूडो साइंस कहना मंजूर नहीं है, यानी कि ज्यादातर लोग आयुर्वेद को सूडो साइंस बना देते हैं, एक ऐसी साइंस जिसका कोई आधार नहीं है। ऑल्टरनेटिव थेरेपी कहकर मजाक उड़ाना हमें बर्दाश्त नहीं है। क्या स्वामी रामदेव ये सिर्फ पतंजलि के लिए कह रहे हैं? नहीं, वो आयुर्वेद के लिए कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसका मजाक क्यों बनाया जाता है, ऑल्टरनेटिव थेरेपी कहकर मजाक उड़ाना बर्दाश्त नहीं। अब स्वामी रामदेव का दूसरा ट्वीट दिखाते हैं। स्वामी रामदेव क्या कह रहे हैं, अगर हम दूसरा दिखाएं, स्वामी रामदेव विवाद माफियाओं के खिलाफ है। वो कह रहे हैं अभियान एलोपैथी और डॉक्टर्स के खिलाफ नहीं है। अपना बयान वापस लिया, उसके बाद वो लगातार कह रहे हैं डॉक्टरों का सम्मान, जिन्होंने जान बचाई। उन्होंने फिर कहा कि ये डॉक्टरों के खिलाफ नहीं है, ड्रग माफियाओं के खिलाफ अभियान है। ड्रग माफिया कौन है? वो लोग जो इस कोरोना के समय में आपकी दवाइयां महंगी करके आपको बेच रहे थे, वो लोग जो लगातार बड़े बड़े महंगे बिल्स बनाते हैं अस्पतालों के लिए, जो 2 रुपए की दवाई 2000 रुपए में बेचते हैं। स्वामी रामदेव कह रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ है हम डॉक्टर्स के खिलाफ नहीं है, उन लोगों के खिलाफ नहीं जो इलाज करते हैं। माफिया जो गैर जरूरी ऑपरेशन करते हैं, हम उनके खिलाफ हैं। गैर जरूरी ऑपरेशन यानी कि वो कह रहे हैं जो गैर जरूरी टेस्ट, अनावश्यक दवा का धंधा करते हैं, आपको उस टेस्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको 10 टेस्ट लिखकर दे दिए और कहा कि इन्हें करा लीजिए क्योंकि इनसे पैसे बनते हैं। उनके खिलाफ हम इस विवाद को खत्म करना चाह रहे हैं, कह रहे हैं स्वामी रामदेव। अब आप मुझे इस तरह से समझिए कि स्वामी रामदेव ने अब पूरा का पूरा एक मोर्चा खोल दिया है मेडिकल माफिया के खिलाफ। और इसीलिए मैं सीधे जब इस बहस में आ रही हूं तो मैं डॉक्टर खन्ना से शुरुआत करूंगी, क्योंकि IMA उत्तराखंड के सचिव हैं वो,
और डॉक्टर खन्ना ने ही इस पूरे मामले में आए में उत्तराखंड ने 1000 करोड़ की मानहानि का नोटिस भी भेजा। उन्होंने ये भी कहा कि देशद्रोह का मामला स्वामी रामदेव के खिलाफ होना चाहिए। डॉक्टर खन्ना, मुझे ये बताइए, अब स्वामी रामदेव कह रहे हैं आपके खिलाफ नहीं है, ये जो पूरी जंग है ये मेडिकल माफिया के खिलाफ है जो 2 रुपए की दवाई 2000 में बेचती है। मैम, ये तो उन्होंने अब अपना वक्तव्य चेंज किया है जी। देखिए, शुरू में तो उन्होंने हमारी पद्धति को स्टूपिड और बिल्कुल वाहियात बताया था और उसी के खिलाफ हम लोग कर रहे हैं सब कुछ। हाँ। जबकि उन्होंने बीच में कहीं किसी चैनल पे एक बार कहा मुझे क्षमा कर दे, IMA में क्षमा, ऐसा भी कहा, लेकिन क्षमा करने के एकदम बाद उनका जो बयान होता है वो एकदम बदल जाता है। वो बयान वो नहीं रहता, फिर वो दोबारा से प्रहार करना शुरू करते हैं। 5 मिनट बाद ही क्षमा मांगने के 2 मिनट बाद ही प्रहार करना शुरू कर देते हैं। दूसरा, मैं सर कौन सा प्रहार, डॉक्टर खन्ना कौन सा प्रहार किया उन्होंने उन बयानों पर जब वापस लिए उसके बाद कौन सा प्रहार था? उसके बाद उन्होंने कहा कि जो एलोपैथ है, कायदे से अभी मैं उसी पे आ रहा था, हाँ। जो एलोपैथ है वो उसके में कोई वैसा इलाज नहीं है, वो तो सिर्फ उनके पास सिर्फ वो सर्जरी है जो स्किल है, वो सिर्फ सर्जरी को भी वो मेडिसिन नहीं मानते, उसे वो स्किल मानते हैं। मतलब नहीं डॉक्टर खन्ना एक मिनट, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये विवाद आगे बढ़ता जाएगा, उन्होंने जब अपना बयान वापस लिया उसके बाद उन्होंने ऐसा क्या कहा जिससे आपको आपत्ति है, मैं ये पूछ रही हूँ। मुझे आपत्ति इस चीज से है कि उन्होंने कहा कि उसके बाद ही उन्होंने एकदम कहा कि 90% मरीज हमने ये ध्यान से सुनिएगा मेरी बात जी, 90% पेशेंट कोरोना के हमने इस सेकेंड वेव में ठीक किए और इन्होंने 10% किए। मैम, हमारा रिकॉर्ड ये कहता है, पूरा डाटा हमने इकट्ठा किया है अस्पतालों का पूरे देश में, हमारा डाटा कहता है कि हमने 22 करोड़ कोरोना के मरीज ठीक किए। ध्यान से सुनिएगा इस चीज को जी। 10% 22 करोड़ हुआ तो 90% हुआ 180 करोड़। अब सुनिए पब्लिक है यहाँ पर। बिल्कुल, मैं डॉक्टर खन्ना मैं फिर से कहूंगी कि डॉक्टर जो काम कर रहे हैं उनका सम्मान हर कोई करता है, लेकिन स्वामी रामदेव कहते हैं, उन्होंने कहा कि 10% लोग अस्पताल पहुंचे, 90% लोग घर में ही ठीक हुए, आयुर्वेद, योग और अपनी लाइफस्टाइल की वजह से, क्योंकि वो उस तरह से फॉलो कर रहे थे। ये उनका बयान है। नहीं, आप हंस रहे हैं लेकिन उनका बयान है। उन्होंने ये नहीं कहा कि 90% लोग मैंने ठीक कर दिए, पतंजलि ने ठीक कर दिया। ठीक है, उन्होंने ये कहा है कि 90% पेशेंट हमने ठीक किए, हमने कहा, आयुर्वेद नहीं कहा। उनका बयान है 90। डॉक्टर प्रोफेसर आनंद चौधरी 10% उन्होंने किए, ठीक है। 10% पेशेंट होते 22 करोड़ थे तो 90 का मतलब 200 करोड़ पेशेंट हो गया है। तो इस देश में है 137 करोड़, तो कहां से लाए वो और मरीज अपने? ठीक है प्रोफेसर आनंद चौधरी, स्वामी रामदेव का कहना है कि 10% लोग घर अस्पताल तक पहुंचे थे, लेकिन ज्यादातर लोग घर में ठीक हुए। तो क्या वो इसमें क्या क्रेडिट अपने पतंजलि को दे रहे थे, खुद को दे रहे थे? बिल्कुल पतंजलि को दे रहे थे, खुद को देना चाहते थे। नहीं, एक मिनट प्रोफेसर चौधरी। हाँ, देखिए, एकदम बिल्कुल सही है कि आज की तारीख में भारत में यह तथ्य है कि बहुत सारे लोग होम आइसोलेशन में रह करके अपनी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की गाइडलाइंस को फॉलो करके अपने क्षेत्रीय आयुर्वेदिक चिकित्सकों के द्वारा चिकित्सा प्राप्त करके साथ में अपने मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स की भी चिकित्सा उन्होंने ली और घर पर ही ठीक हुए हैं। बहुत कम प्रतिशत के लोग अस्पताल गए हैं और इसमें निश्चित रूप से ढेर सारी चीजें सबने मिलकर के की है। मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स ने भी बहुत अच्छा कार्य किया है, अपने अपने क्षेत्रों में आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने भी बहुत अच्छा कार्य किया है, और जो हमारी रहन सहन, खान पान, आहार की व्यवस्था है और जो पहली ही वेव के बाद से हम लोगों ने आयुष मंत्रालय के गाइडलाइंस को फॉलो करना शुरू कर दिया था, उसका भी एक बहुत बड़ा योगदान है, जिससे कि लोग स्वस्थ रहे। लेकिन ये सेकेंड वेव इतनी घातक थी, ये बहुत भारी पड़ी और इसमें बहुत सारा हमारे स्वास्थ्य विभाग के सिस्टम पर बहुत बोझ पड़ा और अस्पतालों में लोगों को जाना पड़ा। सबने मिलकर कार्य किया है, सभी लोगों ने, सभी सरकारों ने मिलकर के कार्य किया है। और इसमें अगर स्वामी रामदेव जी को लोग ये समझ रहे हैं कि वो अपने लिए क्रेडिट ले रहे हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। स्वामी रामदेव जी ने क्रेडिट ये पूरे भारतीय व्यवस्था को दी है और आज तो बहुत ही अफसोस का दिन है कि उनकी बात को बिना समझे हमारे सारे मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर क्या नहीं समझ रहे, वो क्या नहीं समझ रहे। डॉक्टर अमनदीप सिंह आपने सुना प्रोफेसर आनंद चौधरी को, वो कह रहे हैं कि आप उनकी बात समझे बिना अगर इस तरह से काला दिवस मनाएंगे तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है। डॉक्टर अमनदीप सिंह, मैं यही कह रहा हूँ, मैं यही बार बार कह रहा हूं कि आज का दिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन है कि बिना पूरी बात को समझे। एक मिनट डॉक्टर सिंह से मैं रिएक्शन ले रही हूं। एक मिनट डॉक्टर सिंह, कर्मियों ने काला दिवस मना लिया। डॉक्टर सिंह बोलिए। देखिए,
देखिए सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि इस हमारा ना कोई आयुर्वेदा के खिलाफ कोई लड़ाई है एलोपैथी की, ना किसी और चीज़ के खिलाफ है। इम्पोर्टेंट जो गुस्सा किस चीज़ का है, जो डॉक्टर्स को है, जो पिछले 1 साल से ड्यूटीज़ कर रहे हैं। देखो, मेडिसिन पेशेंट का ट्रीटमेंट ज़रूरी है, चाहे वो आयुर्वेदा है, चाहे वो एलोपैथी है, चाहे वो होम्योपैथी है। हर आयुष एक मंत्रालय देश ने बना रखा है, तो उस चीज़ की लड़ाई नहीं है। लड़ाई इस चीज़ की है कि बाबा जी सबसे पहला बयान देते हैं, लाखों लोगों की जान एलोपैथी की दवाई खाने से हुई। 1200 डॉक्टर वैक्सीनेशन की 2 डोज लेने के बावजूद मर गए, खुद को नहीं बचा पाए, वो देश के लोगों को क्या बचाते। विरोध इस चीज़ का है, किसी आयुर्वेदा का नहीं है, किसी धर्म का नहीं है। हम लोगों को अब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इस टाइम पे हम लोग ये बहस आयुर्वेदा वर्सेस एलोपैथी की क्या चल रही है। बात होनी चाहिए कि जो पेशेंट हमारे हैं, सेकंड वेव के पेशेंट कंट्रोल हो चुके हैं, थर्ड वेव के ना आए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। नहीं तो डॉक्टर अमनदीप सिंह, उस लॉजिक के हिसाब से तो डॉक्टर सिंह ये समय नहीं है कि आप लोग काला दिवस मनाएं। उस लॉजिक के हिसाब से तो हम लोगों को पेशेंट्स पर ही ध्यान देना चाहिए। अगर किसी ने कोई बयान दिया जिसकी कोई आपके हिसाब से हैसियत नहीं है, तो फिर आप उसमें क्यों इतना गौर कर रहे हैं डॉक्टर सिंह? जब आपने डॉक्टर्स जो 1200 देश के शहीद हो गए, जिनको हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कोविड वॉरियर्स है, जब उनका अपमान की बात आती है, तो क्या हम एक सांकेतिक प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते? क्या हम लोग क्या स्ट्राइक पे चले गए? क्या डॉक्टर हड़ताल पे हैं? क्या आईसीयू बंद हो गए? क्या वार्ड बंद हो गए? मैं एक बार पेशेंट्स की केयर हमने अफेक्ट, ठीक है, मैं गौरव गोयल जी आपके पास आ रही हूँ। गौरव गोयल जी, मुझे ये बताइए, वो कह रहे हैं कि ये संदेश, ठीक है, मैं प्रोफेसर साहब आपके पास आऊंगी, लेकिन गौरव जी वो ये कह रहे हैं कि ये संदेश देना जरूरी है क्योंकि डॉक्टरों का आप अपमान कर रहे हैं। आपने डॉक्टरों के बारे में जो बयान दिया उस पर माफी मांगिए, और माफी नहीं होगी तो इस तरह का सांकेतिक प्रदर्शन हम करेंगे क्योंकि आपने डॉक्टर्स के बारे में के खिलाफ खराब बोला। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में काला दिवस मनाने का अधिकार सभी को है, चाहे हमारे डॉक्टर्स क्यों ना हो, उनका हक है। लेकिन मैं इनसे कहना चाहूँगा और खन्ना जी से भी कहना चाहूँगा कि आप काला दिवस उनके खिलाफ भी बनाइए जो 2 रुपए की चीज़ 2000 में बेचते हैं, जो सीटी स्कैन के अंदर कमीशन लेते हैं, जो हॉस्पिटल्स इन्फ्लेटेड बिल्स रेस करते हैं। आप उनके खिलाफ भी अपनी आवाज उठाएंगे तो ये देश आपके साथ होगा। ये लड़ाई कोई डॉक्टर्स के साथ थोड़ी है। डॉक्टर्स हैज डन अ वंडरफुल वर्क, पूरा भारत उनके कार्य को मानता है। लेकिन क्या अब क्या माफिया के, जो मेडिकल माफिया है, उसके विरोध में कोई आवाज नहीं उठाएगा? ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं, ये भारत का प्रत्येक नागरिक जानता है कि हमारी मेडिकल फैसिलिटीज में क्या होता है। डॉक्टर्स अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन उनकी आड़ में कई हॉस्पिटल हो सकते होंगे, कई मिडलमैन हो सकते होंगे, अंग तक बेचे जाते हैं, किडनीज तक निकाल लेते हैं। अब वो कोई आयुर्वेद वाले नहीं करते हैं, वो मेडिकल माफिया करता है। डॉक्टर विनय कुमार, कोई आज संत आवाज उठा रहा है। डॉक्टर विनय, आप नेशनल कन्वीनर है फोर्डा के। फोर्डा ने कहा, चिट्ठी भी लिखी, स्वामी रामदेव के खिलाफ प्रदर्शन की बात कही, आज काला दिवस मनाने की बात कही। जो गौरव जी कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये जो किडनी माफिया है, जो मेडिकल माफिया है, और जो बात स्वामी रामदेव ने कही, 2 रुपए की दवाई 2000 रुपए में बिक जाती है। मैं दीपा जी से पूछूंगी वो कैसे होता है, लेकिन ये सारा मेडिकल माफिया लोग इससे जूझ रहे हैं। और आयुर्वेद के खिलाफ कुछ डॉक्टर्स इसलिए हैं क्योंकि आयुर्वेद सस्ता है, आयुर्वेद की दवाइयां सस्ती मिल जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति 100 रुपए में ठीक हो सकता है तो वो क्यों 1000 रुपए खर्च करे? आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, मैं पहली बात क्लियर कर देना, सिर्फ रेजिडेंट जो डॉक्टर्स हैं इंडिया के, जो एक व्यवस्था के बैकबोन है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के, मैं उनका रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। और जो आपने बात कही कि मेडिकल माफिया के खिलाफ कौन नहीं है? क्या हम नहीं है? क्या आप नहीं है? क्या देश का आम नागरिक नहीं है? पर जो एक सम्मानित व्यक्ति है, जो एक बहुचर्चित व्यक्ति है, जो इस तरीके से हमारे जो 1200 डॉक्टर शहीद हुए काम करते करते, उनको कह रहे हैं मर गए, टर। और सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, मैं आपको बता दूं, अगर आप पूरा उनका वीडियो देखेंगे तो वो टी चर, चाय पे चर,
टीचर, पायलट, इन सब लोगों के खिलाफ बोलना अब सुनिए डॉक्टर विनय उस तरह के बयान का कोई समर्थन नहीं करता। उसके बाद तो स्वास्थ्य मंत्री ने चिट्ठी लिख दी, उसके बाद उन्होंने बयान वापस ले लिया, उन्होंने कहा मुझे खेद है, मैं बयान वापस ले रहा हूं। लेकिन फिर ये प्रदर्शन, ये काला दिवस, ये लगातार ये आयुर्वेद एलोपैथी की जंग चलती जा रही है, ये चलती ही जा रही है। उन्होंने कुछ सवाल, एलोपैथी की जंग नहीं है, मैं आपसे डॉक्टर विनय, एलोपैथी की जंग है ही नहीं। तो फिर डॉक्टर विनय, एलोपैथी की ये भ्रमित किया जा रहा है, ये भ्रमित किया जा रहा है। आयुर्वेद सिर्फ और सिर्फ एक चीज की लड़ाई है कि कोई भी जिसके पास डिग्री नहीं है, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो बाबा हो या कोई भी हो, वो क्या रिप्रेजेंटेशन करते हैं? नहीं करते हैं। वो योग गुरु हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, हम आयुर्वेद का सम्मान करते हैं, सदियों से हमारी पद्धति रही है, हम भी काढ़ा पीते हैं, सारी चीजें करते हैं। क्या आयुष के डॉक्टर, जो 1200 डॉक्टर शहीद हुए, क्या आयुष के डॉक्टर नहीं उसमें L1 L2 में काम करते हुए शहीद हुए? हम सभी ये कह ही नहीं रहे कि एलोपैथी आयुर्वेद, हम तो सीधे ये कह रहे हैं कि हम भी देश के नागरिक हैं। आप तो इतने सम्मानित व्यक्ति हैं, आप ऐसी बातें मत करिए। देश के प्रधानमंत्री दिन रात काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री दिन रात काम कर रहे हैं, और आप वैक्सीनेशन के खिलाफ बात कर रहे हैं। अगर वैक्सीनेशन नहीं हुआ तो आप बताइए हर्ड इम्यूनिटी आएगी? क्या हम कोरोना की तीसरी वेव के लिए सक्षम हो पाएंगे? अभी इतना अकाल पड़ गया, आपने दूसरी वेव में देखा कितना कुछ हो गया है। क्या हमें उससे सीखने की जरूरत नहीं है? योग गुरु जी को चाहिए कि वो एक अच्छे रिमार्क्स दें, जैसे कि पहले भी सर ने कहा कि सबको एक साथ काम करने के लिए, सबको एक साथ काम करना है, हर नागरिक को काम करना है। एक मिनट डॉक्टर दीपा, आप सही कह रहे हैं सर। मैं ये बार बार डॉक्टर विनय ये कहती हूँ कि आप लोगों को मिलकर काम करना होगा, और मिलकर ही, अब जब ये देश में दो आवाजें अलग अलग उठती हैं, आप बार बार कह रहे हैं आयुर्वेद के खिलाफ जंग नहीं है। डॉक्टर दीपा, स्वामी रामदेव कह रहे हैं कि सूडो साइंस बनाने की कोशिश बार बार क्यों होती है आयुर्वेद को? नमस्कार। आयुर्वेद एक ऐसी साइंस है जो सस्ती दवाइयां दे सकती है लोगों को, इसीलिए मेडिकल माफिया में हड़कंप मच गया है। जी बिल्कुल, आप ये बात ठीक कह रहे हैं। और रामदेव जी ने भी अगर ये वक्तव्य कहीं पे स्टेटमेंट कहीं दिया है कि आयुर्वेद को स्यूडो साइंस बनाने की कोशिशें जारी है, तो ये बिल्कुल ट्रुथ है। अगर आप ट्विटर पे भी देख लें तो बहुत सारे एलोपैथिक डॉक्टर हैं, और अगर आप ग्राउंड रियलिटी में भी देखें तो वो हमेशा आयुर्वेद की बुराई करते रहते हैं, उसको डिफेम करते रहते हैं, सिर्फ खुद को सुपीरियर बताने के लिए इसको क्वैकरी का नाम देते हैं, इसको स्यूडो साइंस बोलते हैं। जबकि हम सभी को पता है कि आयुर्वेद की प्रामाणिकता तो हर जगह सिद्ध हो चुकी है, चाहे वो IIT दिल्ली हो या IISc बैंगलोर हो, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हो। DRDO खुद भी आयुर्वेदिक मेडिसिन के फॉर्मुलेशन करता है और उसको आयुर्वेदा फार्मा कंपनीज को फिर देन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए देता है। तो हमें ये सब पता है कि CSIR वगैरह क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट कितना रोल प्ले कर रही है। बट एक एलोपैथिक लॉबी है, एक फार्मा लॉबी है जो आयुर्वेद को हमेशा डिफेम करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आखिरकार उनकी दवाइयां काफी महंगी होती हैं, और हमारी दवाइयां जो हैं एलोपैथ के कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो सस्ती हैं और इजीली अवेलेबल भी हैं। और सबसे बड़ी बात, इसके अंदर फार्मा कंपनी की मोनोपोली हम लोग अभी तक नहीं, आयुर्वेद फ्रेटर्निटी के अंदर नहीं चल रही है जी। तो एक बात मैं आपको और कहना चाहूंगी कि डॉक्टर दीपा, कुछ एलोपैथिक डॉक्टर ये कह रहे हैं कि बाबा रामदेव जी, डॉक्टर दीपा, आपने अगर ये बहस सुनी हो, डॉक्टर्स लगातार ये कह रहे हैं हमें किसी के खिलाफ, हम आयुर्वेद के खिलाफ नहीं है, पर स्वामी रामदेव ने जो बयान दिया है उसके खिलाफ है। मुझे ये जरा जल्दी से समझाइए। मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, मैं वो ले लेती हूं, उसके बाद आपके पास आ रही हूं। बड़ी खबर यह कि CBSE बोर्ड परीक्षा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक शुरू हुई है। बोर्ड परीक्षा की तारीख पर चर्चा होगी। बड़ी खबर यह है कि बोर्ड परीक्षाएं कब की जाए, 12वीं के छात्रों के लिए परीक्षाएं कब हो। गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह बैठक में मौजूद है, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद है, CBSE के चेयरमैन इस बैठक में मौजूद हैं, शिक्षा मंत्रालय के दोनों सचिव इस बैठक में शामिल हैं। अहम बैठक जिसमें यह तय होगा कि 12वीं की परीक्षाएं कब की जाए। ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं क्योंकि 12वीं के छात्र लगातार इस इंतजार में हैं कि उनकी परीक्षाएं कब होंगी। उन्हें पहले टाला गया, अब इसी को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं, और इस बैठक के बाद कोई अहम निर्णय 12वीं के परीक्षाओं को लेकर हो सकता है। बड़ी खबर आपको बता रही हूं, इस वक्त वो बैठक चल रही है जिसके बाद 12वीं की परीक्षाओं को लेकर कोई अहम फैसला लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक को चेयर कर रहे हैं, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं। और लगातार जो स्वामी रामदेव कह रहे हैं मेडिकल माफिया के खिलाफ,
उनका एक बयान जिसके बाद लगातार डॉक्टर एकजुट होते रहे और ये इस बात पर उतारू है कि वो माफी मांगे। आपको सुनवाती हूं स्वामी रामदेव का एक बयान और उसके बाद जो आईएमए के सचिव हैं डॉक्टर लेले, उन्होंने किस तरह से उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है। आपको एक बार सुनवाती हूं स्वामी रामदेव ने क्या कहा और फिर डॉक्टर लेले। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है। एलोपैथी खराब है, एलोपैथी खिलवाड़ है, ऐसे बोलने का अधिकार उनको किसी ने नहीं दिया है। तो ये डाइवर्ट करने का काम छोड़ दे, हम समझ गए क्या है डाइवर्जन, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। वो वी विल टेक केयर ऑफ द सिचुएशन एज एंड व्हेन इट इज कॉल्ड फॉर। We will take care of the situation as and when it is called for, कह रहे हैं डॉक्टर जयेश लेले। और इसीलिए डॉक्टर खन्ना, आप लोगों ने तो ये तक कह दिया कि तीसरी लहर की जिम्मेदारी ले ले स्वामी रामदेव। अगर वो ले सकते हैं तो बताएं, वरना हम लेंगे। हमने उन्हें मैडम ऑफर कर दिया है कि वो चाहे तो वो ले ले। और वो हमें ये क्यों कहते हैं कि 90% पेशेंट 98% हमें दे दो, मतलब हम लीडर्स हैं क्या, हम देंगे क्या उन्हें? तो मरीज अपनी इच्छा से उनके पास जाना चाहिए। वो कहते हैं 98% हमें दे दो, 2% इमरजेंसी और सर्जिकल स्किल के आप रख लो। अरे हमें रखना, हमें थोड़ा बांटना है। ये तो ओनर्स इज ऑन द पेशेंट को आना जाना इधर उधर। मैं असल में उंगली उठा रहा था, मुझे असल में गौरव गुप्ता जी की बात पे जरा स्पष्ट उनसे पूछना था कि वो मेडिकल माफिया के को एक तो परिभाषित करना चाहिए, और दूसरा वो कह रहे हैं कि किडनी का बात कर रहे हैं कि किडनी बेचते हैं लोग। अरे भाई किडनी तो अभी अमित राउत पकड़ा गया था 2 साल पहले, वो तो बीएमएस डॉक्टर था। मैं करता हूं डॉक्टर खन्ना, अगर आप मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जानते नहीं कि एक मेडिकल माफिया एग्जिस्ट करता है, तो फिर मैं आपसे कहूंगी कि फिर से सोचिए, क्या मेडिकल माफिया नहीं है? क्या लोग दवाइयों के नाम पर जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे इस कोरोना के समय में भी, वो आपको माफिया नहीं लगता? उन्हें आप माफिया कह सकते हैं, मेडिकल माफिया नहीं कह सकते। मैं मेडिकल से जोड़ देंगे। ठीक है, मेडिकल माफिया नहीं कह सकते। आप क्या डाटा दीजिए, गौरव गुप्ता जी को। गौरव जी वो कह रहे हैं कि मेडिकल माफिया मत कहिए आप, ऐसे हमारे डॉक्टर्स को बदनाम करते हैं। मेडिकल माफिया नहीं है वो। मैं उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल के मुझे लगता है कि इनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। अगर इनको ये नहीं पता कि मेडिकल माफिया नाम की चीज नहीं है, आप मुझे ये बता दीजिए कि गलत। गौरव जी इज अ वेरी सीनियर डॉक्टर, ऐसे नहीं ये मत कहें कि मेडिकल माफिया नहीं है जी, पर ये मत कहें कि ये मेडिकल माफिया नहीं है, ये बहुत गलत है कहना। आई टेक माय वर्ड्स बैक, माय अपॉलॉजी, आई टेक माय वर्ड बैक। लेकिन ये कहना कि मेडिकल माफिया नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। आपके कहने से थोड़ा कुछ जगह आपसे मैं अगर ये कहें कि मेडिकल माफिया नहीं है, सर अगर आपको मेडिकल माफिया नहीं दिखता है, आप कल ये कह दें कि चांद नहीं है सूरज नहीं है, तो आपकी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। मैंने कहा गौरव गुप्ता जी मेडिकल, आपको खुद को नहीं पता 2 रुपए की दवाई 2000 रुपए में बेची जाती है? वो मुझे दीजिए। सर आपको नहीं पता 2 रुपए की दवाई 2000 रुपए की बेची जाती है? 100 रुपए का इंजेक्शन 1000 का बेचा जाता है। सीटी स्कैन के अंदर कमीशन होता है 2000 रुपए का, सारी दुनिया को पता है। सर आपको पता नहीं सीटी स्कैन में कमीशन होता है? आपको नहीं पता? हर बच्चे को पता है। प्रमाण दीजिए। प्रमाण देने के लिए आप मुझे आईएमए का सर आप मुझे आईएमए का प्रेसिडेंट बनाइए, मैं आपको प्रमाण दे दूंगा। सर आप आईएमए के प्रेसिडेंट सचिव हैं, आपका ये राइट बनता है कि आप इसको निकालें। सर आप आईएमए के सेक्रेटरी हैं, आप मुझे सेक्रेटरी बनाइए, मैं सारा निकाल दूंगा। इट इज योर मॉरल ड्यूटी। सर इट इज योर मॉरल ड्यूटी टू इन्वेस्टिगेट। आप मुझे ये बताइए कि आपने कितने हॉस्पिटल्स के ऊपर आज तक एक्शन लिया है? ये मोरल ड्यूटी। सर आप मुझे बताइए ना, आप जब आईएमए कुछ है ही नहीं तो आप चौधरी क्यों बन रहे हैं? सर गवर्न करती है इसको आप। नहीं एक सेकंड सुनिए डॉक्टर खन्ना गौरव जी कह रहे हैं कि जब जिम्मेदारी निभाने की बात आ रही है, डॉक्टर खन्ना एक बात सुनिए डॉक्टर खन्ना वो कह रहे हैं कि जब जिम्मेदारी निभाने की बात आ रही है तब आप कह रहे हैं वी आर नॉट अ जुडिशियल बॉडी, लेकिन आप जब एक व्यक्ति के खिलाफ आप देशद्रोह का मामला भी लगा रहे हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि वो गलत है। ज्यादा बोलने से कुछ नहीं होगा। डॉक्टर खन्ना मेरी बात तो सुनिए, डॉक्टर खन्ना मेरी बात सुनिए, वो एक बड़ा वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं, वो स्वामी रामदेव की बात भी नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि महंगी दवाइयां हैं, सीटी स्कैन में हजारों रुपए है, टेस्ट के मनमाफिक दाम वसूले जा रहे हैं। उसमें एलोपैथ कहां से आ गया मैडम? फिर उसमें एलोपैथ कहां से आ गया?
आपको लग रहा है ये सब कहाँ होता है सर? ये सब कहाँ होता है? डॉक्टरों का कोई लेना देना नहीं होता इससे। सुचित्रा जी, दवाई नहीं बेचता सुचित्रा जी, एक सेकंड, मैं महागुरु गौरव मित्तल जी के पास दवाई भी बेचते हैं सर, मैं बताऊंगा दवाई भी बेचते हैं। एक मिनट गौरव मित्तल जी के पास जा रही हूँ मैं। एक सेकंड गौरव गोयल जी, एक मिनट रुकिए, मैं मित्तल जी के पास जा रही हूँ। गौरव मित्तल जी, मुझे ये बताइए, वो कह रहे हैं कि ये सब नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, क्या मेडिकल माफिया डज नॉट एग्जिस्ट? आज की नहीं है, ये जो मेडिकल माफिया है ये सदियों से चला आ रहा है। आज की डेट में जो ये क्वेश्चनों का है उसके पीछे रीजन क्या है वो समझना जरूरी है। क्या हमें ये पहले से नहीं पता था कि ये दूसरी वेव के टाइम पे ही कि हमारी सारी बुद्धियों और सारे एंटीना और रडार चालू हुए हैं कि आज ही डॉक्टर सबसे ज्यादा फीस चार्ज कर रहे हैं, या फिर जो मेडिसिन कंपनीज है वो पहले से ये चीजें नहीं कर रही है? हम आज एलोपैथी सुपीरियर है, आयुर्वेदिक सुपीरियर है, ये आज का विषय नहीं है। दो लोगों का व्यक्तिगत इंटरेस्ट है, दूर दूर तक कोई कंफ्लिक्ट नहीं है कि दोनों पैथी अपनी अपनी जगह पे दिलचस्पी है। बट आज की डेट में रामदेव जी के जो डेरोगेटरी रिमार्क्स है जिसकी वजह से आज IMA के कुछ डेजिग्नेशन जो है आहत हुए हैं और उसी का बदला। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज अगर रामदेव जी माफी मांग रहे हैं वो आज मांग रहे हैं, बट ये इशू 7 दिन तक चल रहा है। 7 दिन के अंदर काफी सारे ऐसे बयान, ऐसे डॉक्टर या फिर बहुत सारे डॉक्टर मर गए, या फिर हमारे मैं आयुर्वेदिक की तरफ से मेरी मेडिसिन से आयुर्वेदिक मैं एक नब्बे इम्यूनिटी बिल्डर कोर्स कराता हूँ, बट इसका मतलब यह है कि हम किसी के ऊपर भी छीटा कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है इस समय कि दो लोग, जो दो बॉडीज है, दो ऑर्गेनाइजेशन है, IMA वर्सेस पतंजलि या फिर बाबा रामदेव वर्सेस, यहाँ पे ही सारा कुछ सब कुछ जो कुछ चल रहा है इन दोनों के बीच में चल रहा है। दोनों पार्टियों के बीच में तो अदरवाइज कोई इशू है ही नहीं, जिसको जो पसंद आए बोले, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, आज हमें सबको पता है आयुर्वेद सबसे पुरानी पद्धति है। उस समय आज की डेट में जो हम ये मानते हैं कि शल्य चिकित्सा एलोपैथी साइड में है, क्या आज से भगवान कृष्ण के टाइम में या राम के टाइम में शल्य चिकित्सा नहीं होती थी? क्या लोग बारों से आंख नहीं होते थे? क्या तलवारों से ध्यान नहीं? लेकिन शल्य चिकित्सा कौन करता था? मेरा सवाल एक दूसरा है। स्वामी रामदेव के खिलाफ आप बोलना चाहते हैं, आप बोलिए। डॉक्टर अमनदीप, डॉक्टर विनय कुमार, आप बोलिए स्वामी रामदेव के खिलाफ, लेकिन उनके सवालों के जवाब तो दीजिए। उन्होंने जो सवाल उठाए और वो 25 सवाल जो वो बार बार उठाते रहे कि इनका क्या कोई परमानेंट सोल्यूशन है एलोपैथी में, मैं ये कह रही हूँ आपको उनके खिलाफ मोर्चा खोलना है, आप वो खोलिए, लेकिन हमारे देश के लिए और पेशेंट्स के लिए ज्यादा जरूरी होगा कि जो सवाल वो उठा रहे हैं उनके जवाब हमें मिल पाए। हमारे पास डायबिटीज का परमानेंट सोल्यूशन है, ब्लड प्रेशर का परमानेंट सोल्यूशन है। डॉक्टर अमनदीप सिंह, एक मिनट गौरव जी, एक मिनट। डॉक्टर अमनदीप सिंह बताइए। मैडम देखिए, आप अगर जिस बात की बाबा जी के अगर 25 सवालों के जवाब देने की बात अगर कर रही हैं, तो उसमें अगर डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट परमानेंट है या हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट परमानेंट है, देखा जाना चाहिए कि ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड, अगर अमेरिका की मेडिकल एसोसिएशन या वो सब उठा के देख लिया जाए, निरंतर रिसर्च के बाद कंट्रोल ऑफ द ब्लड प्रेशर, कंट्रोल ऑफ द शुगर पे हर रोज नई एक दवाई, उसके डेवलपमेंट की, उसकी खोज की चल रही है। तो ये सब रिसर्च का विषय है। बात वो नहीं है कि आयुर्वेदा के अंदर भी रिसर्च करिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है, रिसर्च चलती रहेगी, लेकिन बात सिर्फ जो समझने की ये है कि इसको ना आयुर्वेदा ना एलोपैथी, द इम्पोर्टेंट इज दोनों इम्पोर्टेंट है। हमारा सिर्फ ये, मैंने तो एक जवाब भी दिया है बाबा रामदेव को, हमारे RD एसोसिएशन ने जो लेटर लिखा उसमें हमने इवन हम नहीं चाहते थे आयुर्वेदा और एलोपैथी का कोई ऐसे टकराव हो, लेकिन उसमें ये बोला कि आज से 30 साल पहले अगर हार्ट अटैक के पेशेंट्स थे, वो कितनी मात्रा में, अगर हार्ट अटैक का मतलब समझा जाता था कि अगर मृत्यु की, मरीज की मौत ही होने वाली है, लेकिन आज के टाइम पे साइंस इतना डेवलप कर चुका है कि स्टेंट प्लेसमेंट की टेक्निक है, बाईपास ग्राफ्टिंग की टेक्निक है, 2 बाईपास ग्राफ्ट करने के बाद लोग 20-20, 30-30 साल तक उस हार्ट अटैक के एपिसोड को झेल पा रहे हैं। तो क्या ये गलत बात है? तो सिर्फ किसी साइंस को गलत कहना, ना मैं आयुर्वेदा को गलत कह रहा हूँ, ना ये कह रहा हूँ कि एलोपैथी पूरा का पूरा ही हाँ जी बिल्कुल ही ठीक है। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो डॉक्टर्स, कोविड वॉरियर्स देश की सेवा में लगे हुए हैं, उनका अपमान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और इसके लिए सिंबॉलिक प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है। अगर आप बात कर रहे हैं, एक डॉक्टर साहब बोल रहे हैं ऑर्गन बेचते हैं, ये है मैडम देखिए, ऑर्गन डोनेशन के ओपन कानून है देश के अंदर हर चीज़ के लिए कानून है।
बाबा रामदेव कोई ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया नहीं है कि हर ड्रग के प्राइसेस को एडजस्ट करेंगे। मैं तो ये कहता हूँ मेडिकल माफिया है। आपने कहा कि ये बर्दाश्त नहीं है बयान जो स्वामी रामदेव ने दिए डॉक्टर्स पर, वो मैं डे वन से कह रही हूँ कि उसका वो बयान सही नहीं है। वो मैं उनको ना सही ठहरा रही हूँ, ना यहाँ पैनल पर कोई सही ठहराएगा। कितना ही बड़ा समर्थक हो स्वामी रामदेव का, वो बयान सही नहीं है। लेकिन उससे आगे की बात मैं कह रही हूं, क्या ये दोनों साइंसेस मिलकर काम करेंगी? जब वो कहते हैं इंटीग्रेटेड पैथी, वो बार बार अब अगर इंटीग्रेटेड पैथी की बात कर रहे हैं, यानी कि साइंसेस के इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, और क्या उस इंटीग्रेशन से ही हम काम नहीं कर सकते हैं? एक दूसरे को सही गलत ठहराना क्या सही है? गौरव जी, गौरव गोयल जी, एक मिनट, मैं एक बात समझना चाहती हूँ। गौरव गोयल जी, आप कुछ फिगर्स बता रहे थे। जब वो कहते हैं 2 रुपए की दवाई 2000 रुपए में मिलती है, तो एक आम दर्शक सब वो भी तो देखता है कि अगर मुझे 100 रुपए में दवाई मिल रही है मेरी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, तो मैं 1000 रुपए की शीशी क्यों खरीदूंगा? गोयल जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूँ जी, सुचित्रा जी, मैं ये कहना चाहूंगा, आप कंपेयर करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं डॉक्टर साहब जो यहां पैनल पे हैं उनको ये यकीन दिलाता हूं कि सारा देश आपके साथ है। कोविड वॉरियर्स की तरह आपने कार्य किया, इसको कोई व्यक्ति डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन अगर एक दवाई 2 या 2000 का जो एग्जाम्पल है, अगर कोई दवाई 100 रुपए में अगर हम ठीक होते हो तो 2000 रुपए खर्च करने की आवश्यकता क्यों? और अब एक दूसरी चीज, मैं अगर आज किसी हॉस्पिटल के जाता हूं और मैं कहता हूं कि मैं आज ये प्रॉब्लम है मुझे, वो हॉस्पिटल मुझे एक प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, और वो मेडिसिन मुझे सिर्फ एक केमिस्ट शॉप के ही मिलती है। वो मेडिसिन मुझे दूसरे केमिस्ट शॉप के नहीं मिलती। मुझे उसका उत्तर बता दिया जाए कि वो मेडिसिन ये जेनरिक या नॉन जेनरिक क्या होता है, और उसके बाद वो मेडिसिन सिर्फ उसी केमिस्ट के क्यों मिलती हैं। ये डॉक्टर साहब जो आज बैठे हैं वो इसका उत्तर दे दें। हम आपके साथ हैं, और ये दोनों साइंसेज हैं, जो एलोपैथी है और आयुर्वेदिक है, ये इंटीग्रेटेड तरीके से ही काम करेंगी तो बेटर होगा। हमें जो आपने स्टंट्स का एग्जाम्पल दिया, 10-10 लाख रुपया लगता है हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ठीक होने के लिए। अगर आयुर्वेद एक ऐसी साइंस है कि वो आपका कभी हार्ट को खराब ही नहीं होने देगी, हाँ। आपको कभी बीमार ही नहीं होने देगी, तो मुझे लगता है कि हमें इन कॉमन सेंस दोनों के साथ काम करना चाहिए। जी, मुझे डॉक्टर विनय बताइए। डॉक्टर विनय, वो ये कह रहे हैं कि दवाइयां जो उन्होंने आपके सामने एक कंपैरिजन रखा है, और दोनों चीजों को साथ में लेकर काम करने की बात वो कह रहे हैं। मुझे नहीं लगता डॉक्टर्स इस बात से अवर्स हैं, यानी कि उसके खिलाफ हैं। नहीं, कोई भी शिक्षित व्यक्ति, डॉक्टर ही क्या, वो इस चीज के खिलाफ नहीं है। किसी भी तरीके की साइंस हो, चाहे वो आयुर्वेद की हो, चाहे वो एलोपैथी की हो, यूनानी की हो, अगर ये इंटीग्रेटेड सिस्टम में काम करे तो ये कुछ अच्छे रिजल्ट लाएगा। लेकिन उसके लिए बाबा जी को चाहिए कि वो डॉक्टर्स पे टीका टिप्पणी ना करें, वो सरकार से आग्रह करें। देखिए, डॉक्टर इस समय कोविड वॉरियर जो भी है, जो भी हम फॉलो कर रहे हैं, वो ICMR की गाइडलाइंस जो बनती है, जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बाबा जी भी उसमें जाएं, अपनी पूरी योगदान दें, अपनी जो भी व्यूज हैं वो दें। इतना ही दर्द हो गया तो उन लोगों का तो सोचिए जिन लोगों के साथ क्या हुआ है। सवाल का जवाब देता हूँ। अब मैं गोयल जी के सवाल का जवाब 50 लाख रुपए की दवाई, 30 लाख रुपए के बिल, व्यक्ति बच नहीं रहा है और 30 लाख रुपए हॉस्पिटल घुसेड़ रहे हैं उनसे। गौरव जी, 1 मिनट, बस 1 मिनट। आप मुझे डॉक्टर साहब, आपकी रिस्पेक्ट है बहुत ज्यादा। एनसी, हम खुद कोई घर में अगर बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन आप प्लीज इस चीज का उत्तर दे दीजिए कि 30 लाख रुपए के बिल, 40 लाख रुपए के बिल हॉस्पिटल्स रेज करते हैं, और किसी पेशेंट को ये तक नहीं पता लगता है कि उनकी दवाई उनको क्या दी जा रही है, इंजेक्शन दिया भी जा रहा है या नहीं भी दिया जा रहा। नहीं, एक सेकंड डॉक्टर विनय, देखिए जो सवाल उन्होंने उठाया है, सुनिए डॉक्टर विनय, मेरी बात सुनिए। जो सवाल उन्होंने बताया, आप रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि लोगों में गुस्सा होता है इस बात को लेकर कि अस्पताल गए, वहां पर मोटे-मोटे बिल बना दिए गए, उसके बाद अस्पताल में परिजनों को ये तक नहीं पता चलता कि ये बिल किन दवाइयों के हैं। गौरव जी यही कह रहे हैं, वो इस मेडिकल माफिया की बात कर रहे हैं। कई बार पेशेंट्स को बताया नहीं, उनको बिल थमा दिया 30 लाख का, लेकिन किस में पैसे लगे। वो ये बोल रहे हैं कि जब एक व्यक्ति के पास ये ऑप्शन हो कि वो सस्ते में अपना इलाज करा सके, लेकिन वो इम्यूनिटी लेवल डेवलप करने के स्टेज पर आएगा। ऐसी स्थितियां आप जानते हैं डॉक्टर विनय हो सकती है जब उसे सीधे अस्पताल ही पहुंचाना पड़े।
मैं गौरव जी की सारी बातों का विरोध नहीं कर रहा, मैं कुछ चीजों का। एक तो दवाइयों का जो रेट निर्धारित होता है वो डॉक्टर के वश में नहीं होता। आप हर चीज में डॉक्टर को कन्फ्लिक्ट नहीं कह सकते। देखिए इम्यूनिटी मैं आपको प्रूव करता हूं कैसे डॉक्टर आई विल प्रूव इट डॉक्टर विनय, आई विल प्रूव इट डॉक्टर विनय, आई विल प्रूव इट। हम जब भी हॉस्पिटल में जाते हैं ब्रांडिंग के साथ तो नहीं बेच सकते इम्यूनिटी बूस्टर की तरह। इम्यूनिटी बूस्टर एक अलग चीज है। और मैं डॉक्टर साहब अभी प्रूव करता हूं, डॉक्टर साहब मैं प्रूव करता हूं, मैं गौरव जी से मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं प्रूव करता हूं कि कैसे प्राइजेस भी गवर्न किए जा सकते हैं। मैं सर आपकी बात को मैं पूरी तरीके से नहीं गलत कह रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि कोई देखिए मैंने इतनी बार ये देखा है कि जो मेरे दोस्त हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए कार्य करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां वो चलाते हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बार बार क्यों जाते हैं और बार बार जाके वो क्यों कहते हैं कि इस स्टंट के लिए, इस दवाई के लिए, इस डिजीज के लिए आप हमारी जो ये मेडिसिन है वो प्लीज प्रिस्क्राइब करें। मुझे आप ये समझाइए। बाद में फॉरेन के टूर्स लिए जाते हैं, मुझे ये क्यों किया जाता है, आप समझा दीजिए। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो हैं बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के, ये बार बार जाके अपनी दवाइयां प्रिस्क्राइब क्यों करवाना चाहते हैं? आज उनकी बातों को सुनते होंगे। सर इट्स अ मेडिकल माफिया। आपको मानना चाहिए अगर कोई चीज गलत है तो आपको मानना चाहिए कि हाँ ये गलत है और हम इसका विरोध करते हैं। और अगर आप इसका विरोध करते हैं तो मैं एक बार प्रोफेसर आनंद चौधरी के पास जाना चाहती हूं। प्रोफेसर आनंद चौधरी, इतना क्या फर्क पड़ता है अगर ठीक है। प्रोफेसर चौधरी, जो लाइफस्टाइल डिजीजेस की बात वो कह रहे हैं, स्वामी रामदेव कह रहे हैं कि आयुर्वेद में जो नब्ज पकड़ते हैं बीमारियों के, हम सिम्टोमेटिक इलाज नहीं करते हैं कि अगर बुखार हुआ तो बुखार की दवाई दे दी, अगर गला खराब हुआ तो उसके लिए दवाई दे दी, लेकिन जो जड़ है बीमारी की उसको पकड़कर इलाज करते हैं। और इसीलिए जब बहुत देर हो जाती है तो ऑप्शन कोई कुछ नहीं बचता, सीधे अस्पताल जाना पड़ता है। लेकिन उससे पहले नब्ज पकड़िए दवाई की, बीमारी की, और वो आयुर्वेद करता है। क्या ये सही है? एलोपैथी नहीं करती है? बिल्कुल सही है। देखिए एलोपैथी क्या करती है या नहीं करती है मेरा विषय नहीं है। आयुर्वेद क्या करता है मैं ये बताना चाह रहा हूँ। आयुर्वेद में किसी भी व्याधि के लिए सारी परीक्षाएं की जाती हैं और हम जड़ तक जाते हैं और अपने सिद्धांतों के हिसाब से उसको समूल नाश करते हैं। लाक्षणिक चिकित्सा के ऊपर हमारी आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति नहीं है। और इस अप्रोच स्वामी रामदेव की बिल्कुल सही है कि हम संपूर्ण मानव शरीर की चिकित्सा करते हैं, एक एक फ्रैगमेंट्स में नहीं करते। और इसीलिए हमारे बारे में लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं हमारी दवाइयां धीरे धीरे काम करती है, तो हम धीरे धीरे जरूर करते हैं, लेकिन हमारे पास रसौषधियां भी हैं जो त्वरित काम करती हैं। हम संपूर्ण रूप से संपूर्ण शरीर की चिकित्सा करते हैं, फ्रैगमेंटेड नहीं करते, सिम्प्टोमेटिक नहीं करते। और इसीलिए हमारी मान्यता आज 5000 साल के बाद भी है, सारा विकास हो जाने के बाद भी अंत में लोग हमारे पास आते हैं। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसने की सारी चीजें और सारी पद्धति इस कोविड में भी की, वह भी आयुर्वेद को एक बेंचमार्क मानता है। वह भी ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए हेल्थ फॉर ऑल कर रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यूएसए, जिसकी आप कह रहे हैं कि दवाई शरीर के लिए है। डायबिटिक की रिसर्च, मैं अगर ये कहूं कि देश मान्यता दे रहे हैं डॉक्टर साहब, देश का भी एक शरीर है और एक रूह है, और उस शरीर और रूह को स्वस्थ रखने के लिए सभी पद्धतियां मिलकर काम करें तो वो स्वस्थ रहेगा। इसी अनुरोध के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का महाभारत में जुड़ने के लिए।